वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इनफैक्ट सारे टॉपिक हमने कर लिए। एक टॉपिक बचा हुआ है कि अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाएगी तो उसके वक्त क्या क्या अकाउंटिंग होगी। बट उससे पहले एक जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, हम्म, बहुत ही सिंपल है, उसको करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारा केस नंबर 3 बचा हुआ है। दो केस किए थे, एक था कि कुछ भी नहीं लिखा था कि भाई नए पार्टनर्स की कैपिटल कितनी रहेगी, बट इतना बोला था कि कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो में रहेगी। तो उसमें हमने बोला था ठीक है, उनकी जितनी भी कैपिटल है, एक्स और वाई की जितनी भी कैपिटल है उसको ऐड करो। जो भी वो अमाउंट निकलेगा, सपोज 1,50,000 निकलेगा, उसको डिवाइड करो, प्रॉफिट शेयर रेशो कितना होना चाहिए, सपोज 2:1 होना चाहिए, तो इसको 1,00,000 और इसको 50,000 होना चाहिए। फिर इसको कंपेयर करते थे इनकी एक्चुअल कैपिटल से कितना है, और बाकी जो था सरप्लस या डेफिसिट डिसाइड होता था कि या तो वो निकाल देंगे या उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि पहले ही बोलते हैं कि यार कैपिटल जो है वो 3,00,000 होनी चाहिए। खुद ही बोलते थे 3,00,000 होनी चाहिए। फिर हम बोलते हैं अच्छा 2:1 में कितनी होनी चाहिए, ये 2,00,000 होनी चाहिए, 1,00,000 होनी चाहिए। फिर कंपेयर करते थे, पहले और दूसरे में फर्क क्या था। यहाँ हम बोलते नहीं थे कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं जितनी दोनों की कैपिटल है उनको टोटल करो, वो टोटल कैपिटल होनी चाहिए। दूसरे केस में हम खुद ही बोलते हैं कि भाई कितनी कैपिटल होनी चाहिए। फिर देखते हैं इसकी कितनी है, इसकी कितनी है और कितना होना चाहिए। इसमें हो सकता है कि दोनों को लाना पड़े या दोनों को निकालना पड़े। इसमें हो सकता है कि एक को लाना पड़े, दूसरे को निकालना पड़े। बट ऐसा कभी नहीं होगा इस केस में कि दोनों को लाना पड़े या दोनों को निकालना पड़े। अब केस नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि जो पार्टनर जा रहा है, वो इसलिए डिफरेंट है। केस नंबर 3 में बोल रहे हैं जो पार्टनर जा रहा है, बाकी केस में हमने देखा था कि उसके अकाउंट को आप क्या करते हो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो या कुछ और करते हो। यहाँ पे अगर कैश की कमी है और ये डिसाइड हो रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कैश लाएंगे, ब्रिंग कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर एंड देयर कैपिटल टू बी इन पीएसआर। उसके बाद इनकी कैपिटल जो है वो पीएसआर में, मतलब कितना कैश लाएंगे। अब बात है ना, अगर एक्स वाई और जेड है और जेड निकल रहा है, जेड के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो कैश लाना है। अब ये कैश एक्स लाएगा वाई लाएगा, तो अगर ऐसा डिसाइड किया गया एक्स और वाई लाएंगे उस रेशो में, ताकि उनकी कैपिटल के बाद पीएसआर में रहेंगे और सारा कैश लाएंगे कि जेड को भी पे करेंगे और बाकी जो बचा उनकी कैपिटल्स उनके पीएसआर रेशो में होनी चाहिए। अब इसके लिए सिंपल आ जाए रजिस्ट्रेशन नंबर 36 में, क्वेश्चन करते करते खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन नंबर 36 में आ जाओ। जी सर। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। आई होप आपके पास भी यही क्वेश्चन है। सोबर, डिसेंट एंड फुली एम्प्लॉयड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आपके पास तीन पार्टनर है एसडीपी, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:3:2. 5:2। 3:2. डिसेंट डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो डिसेंट जो है ये बोल रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। देयर कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग ऑल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स आर, इनकी कैपिटल जो है वो है एक्स की है 48,000, हम्म। इसकी है 50,000 और इसकी है 30,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। फिर क्या बोलता है, द कैश बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 8,000। बोलते हैं जो बिजनेस की बैलेंस शीट है उसमें जो कैश है वो कितना है, 8,000। हम्म। बट इट इज एग्रीड दैट आफ्टर पेमेंट टू आउटगोइंग पार्टनर द कैश बैलेंस शुड बी 11,000। हम बोलते हैं जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उस वक्त हमारे पास कैश जो है वो 11,000 होना चाहिए। भाई अभी तो 88,000 दिया है हम्म। और बोल रहे हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है, 50,000। रिटायरिंग पार्टनर 50. को मुझे 50,000 देने हैं और उसके बाद हम्म. भी मेरे पास कैश कितना होना चाहिए, 11,000। हम्म. अच्छा ठीक है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर है, एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश इन सच। आप ऑब्वियसली कम है कैश, भाई आपके पास 50,000 है उसको देने हैं, हम्म. 11,000 आपको फिर भी मौजूद रखने हैं बुक्स में, आपने कैश काउंटर में 11,000 रखने हैं, तो टोटल कितना कैश चाहिए आपको, 61,000। 1,000. अगर आपके पास कितना कैश है टोटल, 8,000. तो आपका कितना शॉर्टफॉल है, 53. 50,000। यहाँ तक कैलकुलेशन सबको समझ आ गई। सर हमें रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 देने हैं, उसके बाद ही अपने पास बिजनेस में कैश रखना है 11,000, तो टोटल हुआ इकट्ठा 61,000। अभी कितना कैश है, अभी 8,000 कैश है, तो पता चला कैश टू बी ब्रॉट इन, कैश जितना लाना है, कितना लाना है, 53,000. 53,000। अब ये बात है कि ये
ये सोबर लाएगा कि पोलाइट लाएगा? तो इसके लिए बोल रहा है द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश। तो ये दोनों बोले कि हम लाएंगे कैश 53,000 लाएंगे In their new proportion. in such a proportion that their capital in the new firm is in the PSR। तो जो इनके बाद जब सोबर ये डिसीजन चला गया उनके पास, उनकी PSR क्या है 5 to 5:2. तो इनकी जो कैपिटल होगी वो किस में होगी? इनकी PSR में होगी। अब इसको कैसे करोगे 53,000 into 5 divided by 7. बेटा? उसके बाद तो इनकी कैपिटल तो नहीं रहेगी। ये 53,000 लाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि कैश लाने के बाद भी उनकी कैपिटल जो है वो PSR में होनी चाहिए। आगे 53 लाओगे PSR में, बट इनकी कैपिटल PSR में थोड़ी है। इसका 48,000 है, इसका 30,000 है। या तो ये ऑलरेडी PSR में हो 48,000, ये तो 48,000 30,000 है ही नहीं PSR में। Hmm. देखो इसको कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ एस की कैपिटल कितनी है? 48,000. 48,000। और लास्ट में कौन बचा? पी की कैपिटल कितनी है? 30,000. 30,000। और रिटायरिंग पार्टनर को कितना और कैश कितना रिक्वायर्ड है? और 53. 53। टोटल कितना होना चाहिए? ट्रिक का 1,31,000. 4 तक 5 8 5 हुआ 1,30,000। तो टोटल कितना होना चाहिए? एक तो जो इन दो की कैपिटल है ये भी हाँ. PSR में होना चाहिए, और जो एक कैश है ये भी PSR में होना चाहिए। तो 1,31,000 जो है ये PSR में होना चाहिए 5:2 में। ठीक है, तो एस का कितना बनता है? 1,31,000 को करो इंटू 5/7। 93,571. और पी का कितना हो गया? 37,429. 37,429। 429. तो इनकी जो कैपिटल्स होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। इनकी जो कैपिटल्स होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए 93,571 और 37,429। अब मुझे बताओ कैश कितना लाना है इनको? कैश टू बी ब्रॉड। एस की कैपिटल कितनी है? 48,000। हम्म. कितनी कैपिटल होनी चाहिए इसकी? फिर उसके बाद 93,571 हम्म. और उसका कितना है? 30,000। तो इसको कितना कैश लाना है? माइनस करो। इसका आ गया 7429 और इसका आया 93,571 माइनस 48,000। 45,571. 41,571। बेटा आप देखो जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसके बाद कैश इधर आएगा 11,000 और इनकी जो कैपिटल है एस और पी की वो रहेगी, एस की रहेगी 93,571 और इसकी रहेगी 37,429। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। कैश अकाउंट डेबिट हम्म. तो एस कैपिटल अकाउंट हम्म. तो पीज कैपिटल अकाउंट जो ऊपर किया जी. 93 सॉरी सॉरी कितना है वो कैश? सॉरी कैश कितना है? 93 नहीं नहीं, जो वो माइनस कैपिटल उनकी होनी चाहिए एस की। अभी ये मैंने दिखाया था ना। कैश कितना लाएगा? 45,570. एस की कैपिटल कितनी कम है अभी? 45,571। तो एस हम्म. लाएगा 45,571 और वो कितना लाएगा? 7429। दोनों को मिला लो कितना होता है? 53,000। हाँ. कैश तो इतना ही लाना है ना, हाँ. हाँ. बट ये किस रेशो में लाएंगे? वो PSR में नहीं होगा। वो हम देखेंगे ओवरऑल इनकी कैपिटल PSR में होनी चाहिए। तो हमने बोला ओवरऑल कैपिटल कितनी रहेगी? एक तो दोनों की ऑलरेडी है, प्लस जो एक कैश लाएंगे 53,000। ये कैश इस तरह से लाएंगे ताकि ओवरऑल कैपिटल PSR में हो जाएंगे। ये लाया इन्होंने। अब क्या हो जाएगा? कैश निकाल देगा वो सोबर, सोबर नहीं डिसेंट। तो डिसेंट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डिसेंट को कितना देना था? 50,000। हाँ. 50,000. 50,000। अब इसके बाद बैलेंस शीट बना लो। जो जो रिलेवेंट फिगर है सर वो डाल दो। कैपिटल किस किस की बची है? एस कैपिटल, और पी पी कैपिटल। एस की कैपिटल पहले कितनी थी? 48,000. 48 और कितना कैश लाया? 45। तो वो कितना हुआ? 93,571 हम्म. और उसकी कैपिटल होगी
37429 दोनों मिला लो, देखो कितना हो गया। और कैश हमारे पास बचा, पहले 8 था, फिर 53 लाया, 11 चला गया, ये 11 रहेगा फिर कैश। और ये दोनों पे कैपिटल 2,31,000. 1 लाख, 2,31,000. बेटा 1,31,000, ठीक है। एक मिनट. ये पूरी बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है। मुनजा से यहाँ पे एक गलती हो गई थी, इसने बोला था कि भाई वो 53,000 को लाएंगे पीएसआर में। अगर वो 53 को पीएसआर में लाते तो दिक्कत क्या होती, ये 53 तो वो पीएसआर में लाते, बट इनकी जो बाकी कैपिटल्स है 48,000 और 30,000, जब इसको भी आप पीएसआर में लाते तो 53 इंटू 5/10, 5/7 करो, कितना होता है? 53 into 5/7, 37857. 37,857. तो इसका कितना बनेगा? 53,000 इंटू 2/7, 15,142. 143 point है अब ना. इसको जब टोटल करोगे 45,143। अब देखो ये पीएसआर में है 5/2 में, आंसर नो। जो तुम बोल रहे थे बेटा, अगर वैसे करते कि इस 53 को तुम पीएसआर में लाते, बट ये तो खुद पीएसआर में है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इनका टोटल किया 48 प्लस 30 प्लस 53, ये टोटल कैपिटल रहेगी फिर फर्म की, क्योंकि ये कैश और लाना है, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल हो जाएगा, तो ये भी तो कैपिटल में ही हो जाएगा, चाहे ए या बी की। तो तीनों तीनों कैपिटल्स मिला के पीएसआर में होनी चाहिए, तो हमने तीनों को टोटल किया, फिर देखा पीएसआर में कितना होना चाहिए, फिर हमने बोला बैलेंस कितना बचा है अभी, माइनस करके फिर निकलेगा कि इनको कितना लाना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया समझ? ये समझ आया नहीं आया समझ? सर जो हमने ये स्टेप 3 में किया ना, एक तो एडजस्टमेंट कैपिटल पहले ही देखी थी, बताओ। मतलब कि 48,000 और 30,000 पहले ही देखे था। हाँ, फिर हमने देखा कि डिसेंट को कैश कितना कितना लाना है, देना है. कैश हाँ, कितना लाना है, इसमें कोई डाउट? नहीं मैं बोल रही हूँ कि फिर आप सुनिए पूरा. फिर दूसरे स्टेप में हमने किया कि डिसेंट को कितना देना है और कैश कितना रिक्वायर्ड है, और उसको हाँ, लेस किया कि हमारे पास कितना कैश है, वो आया 53,000 प्लस माइनस करके. कैश है नहीं, कैश कितना चाहिए? वही ना, कैश कितना चाहिए उसको माइनस किया ना, 8,000 है ना हमारे पास, हाँ, एट हाँ, थाउजेंड हाँ, फिर हमने तीसरे स्टेप में जो हमने किया ना कि एस और पी की कैपिटल को प्लस किया, और जो हमें कैश चाहिए, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया कि हमने एस और पी की कैपिटल को क्यों प्लस किया इसके साथ. देखो एस और पी की कैपिटल है, ये तो पता ही है। हम्म. अब ये जो कैश आएगा ये कौन लाएगा, या तो एस लाएगा या पी लाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी अब जो कैपिटल्स रहेंगी वो पीएसआर में होनी चाहिए, जो इनकी कैपिटल्स रहेंगी ना अब नई फर्म में, वो पीएसआर में होनी चाहिए। तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ये 53,000 को पीएसआर में लाएंगे, बट बेटा इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो पीएसआर में है कि नहीं है? वो नहीं है ना पीएसआर में। हाँ. अब इनको कैश कितना लाना है, 53 लाना है। द हम्म. पॉइंट इज ये 53,000 एस लाएगा, पी लाएगा, कौन लाएगा, मुझे ये बताओ। दोनों, ये दोनों लाएंगे या दोनों में किस से एक. किस रेशियो में लाएंगे? इंडियन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कहाँ लिखा है इंडियन न्यू पीएसआर? क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। bring cash as proportion that their capital in the new firm is a profit ये नहीं ratio. बोल रहे दे विल ब्रिंग द कैश इन देयर पीएसआर, they will bring cash in such ratio, in such proportion, so that their capital after bringing this cash will be in the PSR. अच्छा. इसको अच्छे से समझ लो, समझ आया कि नहीं आया समझ? वो हाँ. उतना कैश लाएंगे ताकि इनकी जो अब कैपिटल रहेगी, इनकी कैपिटल क्या रहेगी, जो इनके पास ऑलरेडी कैपिटल थी प्लस जो ये कैश लाएंगे वो हाँ. पीएसआर में होनी चाहिए। तो मैंने बोला अब अभी कैपिटल कितनी है सर, एस की कैपिटल है 48,000, पी की कैपिटल है 30,000, हम्म. और जो ये कैश लाएंगे वो भी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, चाहे एस की ऐड होगा या पी की ऐड, वो होगा 53। तो टोटल कैपिटल कैपिटल फिर कितनी रहेगी फर्म की, 1,31,000 रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ. हाँ. क्योंकि ये कैश भी तो एस या पी लाएगा। तो टोटल कैपिटल जो फर्म में रहेगी फिर वो 51,31,000 वो किस रेशो में होगी फिर सर, वो होनी चाहिए S5:2 में। तो सर उसका मतलब हुआ एस की पोस्ट फैक्टर कैपिटल होनी चाहिए 93,571, और पी क्या होनी चाहिए पोस्ट दिस ब्रिंगिंग ऑफ कैश 37,429। समझ आया?
फिर मैंने बोला जी अच्छा सर। एस की कैपिटल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल 93571, एस की आज की डेट में कैपिटल कितनी है 48, तो मैं बोलूंगा इसको बाई टू 45,571 ला, और पी को बोलूंगा तू 7429 ला। जब ये दोनों लाएंगे फिर मैं वो 50 आएगा मेरे पास 53,000 की, बट वो 53,000 जो है वो इस रेशो में आ गया 45571 इज टू 7429, नॉट की जो तुमने बोला था बेटा उस रेशो में नहीं है, क्योंकि उस रेशो में देखो तो गलती क्या हो जाएगी, अगर हम उस रेशो में लाएंगे तो ये लाएगा 37857, ये लाएगा 15123, बट इनकी जो फिर ओवरऑल कैपिटल होगी वो पीएसआर में नहीं होगी। जी। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन को सब मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुझे इस टॉपिक का सबसे लास्ट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट कंसेप्ट समझाना है, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसका नाम है, मतलब डेथ ऑफ। नाम तो गंदा है, टॉपिक अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है। तब आगे क्लास में हाँ। ताहिर बेटा, जहरान बेटा, जब हम बोलते हैं 5:30, 5:30 मिनट, 5:30 ना, पंक्चुअलिटी का ना मुझे बहुत फुकदान रहा लोगों से हर जगह। क्लास में मैंने देखा तोयबा है ऐसी लड़की जो 8:30 8:30, तोयबा को मैंने हार्डली कभी देखा है कि 8:31 पे लॉग इन करेगी, शायद 8:25 से ही रहती है। बट मैं सर जहां भी ओवरऑल जहां भी ओवरऑल गया ना, तो ये चीज मुझे लोगों से ना बहुत मिसिंग है पंक्चुअलिटी, बट मेरा खुद की आदत है। 5:25 पे अजान ही खत्म होगी, फिर मैं 4G में मतलब नमाज पढ़ती, इसलिए 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे उसके लिए। नहीं, आपको ना एक मिसकंसेप्शन है बेटा, ये आपको एक मिसकंसेप्शन है कि अजान के बाद ही नमाज होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अजान के बाद ही नमाज नहीं है, नमाज का टाइम होता है, स्टार्ट हम्म। टाइम, एंड टाइम, इस दौरान में आप कभी भी नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिर हाँ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ ए हम्म। पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर इज एज गुड एज ए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फर्क क्या है, रिटायरमेंट प्लान होता है और डेथ अनप्लान होता है। रिटायरमेंट आपने बोला कि यार मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो ठीक है, डेथ खुदा न खास्ता कभी भी किसी पार्टनर की हो सकती है। अब डेथ हो गई, अब क्या करना है भाई, अब जो डिसीज पार्टनर है उसके जो रिलेटिव्स है वो आ जाएंगे, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटर, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर ऑफ ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो उनको जो है जितना भी पैसा इनका ड्यू होगा डिसीज्ड पार्टनर का वो उनको मिलेगा, कोई दिक्कत। अब रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, डिसीजन पार्टनर को भी उतना ही पैसा मिलेगा, तो इसको तो मुझे समझाना नहीं है भाई, चाहे वो रिटायर हो जाए या डेथ हो जाएगी वो सारा पैसा तो मिलेगा ना, एक्यूमुलेटेड हम्म। प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, रिवाइलेशन प्रॉफिट होगा, लॉस होगा वो बियर करना पड़ेगा, गुडविल का होगा तो उसका शेयर मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो भी रिटायरमेंट में था वो सारा डेथ में है ही काउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम दो हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये है, आपका ये लास्ट ईयर था सपोज 1 अप्रैल से लेके 22 से लेके 31 मार्च 23, यहां तक तो सब कुछ ठीक तरह था। अब नया साल स्टार्ट हो गया, ये साल तो खत्म होगा 31/3/2024 को। लास्ट ईयर सपोज आपका कोई पार्टनर पूरा था रिटायर हो जाऊंगा, तो आप उसको बोल गए यार हिसाब उसी पूर तुम ऐसा करो, तुम 31 मार्च को रिटायर हो जाओ, क्योंकि तब हम बैलेंस शीट बनी होगी, फिर देखेंगे तेरा कितना हिसाब बनता है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करेंगे। तो रिटायरमेंट में आप प्लान कर सकते हो कि भाई आप किस दिन जाओगे, ताकि हमारी बुक्स बनी होगी, उस हिसाब से तेरा शेयर निकालेंगे, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अपने। पर डेथ की प्रॉब्लम क्या है, डेथ कभी भी हो सकती है। सपोज डेथ हो गई 30 जून को, अब भाई आपके पास तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनी हुई है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से आप वो सब कुछ निकाल सकते हो जो निकालना है, कि रिवाल्यूएशन करोगे और रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, सब कुछ कर सकते हो, किसका कितना कैपिटल है ना। बट द प्रॉब्लम हम्म। इज अगर आप ये 30 जून को सपोज डेथ हो गई इसकी, या कभी हम्म। भी हो सकती है डेथ, यहाँ तक तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाया ही नहीं अभी, और ना आपने प्रॉफिट लॉस बनाया है, ना बैलेंस शीट बनाई है, तो क्या करोगे। बट इसको, तो भाई इन 3 महीनों में अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया उसका भी तो शेयर मिलेगा,
मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ तो इसको तो यहाँ पे भी जो होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा इन 3 महीने का, तो वो भी हिस्सा मिलेगा। तो आपको इन 3 महीनों का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक। और फिर इसको जो पैसा देना है, अगर आपके पास सारा पैसा नहीं है, अगर आपके पास सारा पैसा नहीं है, उधर आपने क्या किया था, रिटायर्ड पार्टनर को या तो सारा पैसा देते थे, अगर आपके पास सारा पैसा नहीं था तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर लोन। करते थे। हाँ। यहाँ पर भी आप है कि अगर आपके पास पैसा है तो दे दो उसको, रिलेटिव को। अगर पैसा नहीं है तो जो एग्जीक्यूटर है उनका एक अकाउंट खोला जाएगा, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो बोलेंगे यार क्या इंटरेस्ट दे देंगे पार्टनर को। ठीक है, अगर कुछ नहीं था तो वहां पे 6%। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है कि भाई उसके लोन को कितना मिलेगा, तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा, वो बोलेगा यार उसको 6% मिलेगा। ठीक है, वही था ना, इंटरेस्ट और हम्म। पार्टनर तो 6% मिलता था। बट डिसीजन पार्टनर के केस में सेक्शन 137 आती है पार्टनरशिप एक्ट की, सेक्शन 37 आती है। वो बोलते हैं कि डिसीजन पार्टनर्स के जो एग्जीक्यूटर्स है, लीगल हायर्स है, उनको या तो मिलेगा 6% इंटरेस्ट उस पर, क्या मिलेगा, 6% जो इंटरेस्ट। भी उनका बैलेंस है उधर उसमें 6% मिलेगा, या उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन कैपिटल रेशियो, पीएसआर नहीं, इन कैपिटल रेशियो। इसका मतलब क्या है, ये 6% का कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूं। पार्टनर मरा, उसका जो ड्यू पार्ट पेमेंट बन रहा था वो बन रहा था 2 लाख। क्या बन रहा था? 2 लाख। या तो वो इसको वो पैसा नहीं दे पाए तो उन्होंने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2 लाख। ठीक है, हम्म। अब साल कंप्लीट हो गया, साल कंप्लीट हो गया, सपोज पूरा साल है, फिर अगले साल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा साल हो गया, या तो वो इसे 2 लाख पे 6% देंगे, हम्म। 12/12, या तो उसको 12,000 मिलेगा, या उसको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सपोज इस साल में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इस साल में 50,000 आ गया। क्या आ गया? 50,000 इस साल 50। में प्रॉफिट आएगा। हम्म। ये तो पार्टनर है नहीं, फर्म का प्रॉफिट आया 50,000, तो इनको कितना मिलेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, जो बाकी पार्टनर बचे हैं, प्लस ये जो लोन अमाउंट है। समझ आई बात? सपोज बाकी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो 5 लाख है, बाकी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो पांच हम्म। लाख है, तो इनका लोन कितना है? 7 लाख। तो बोला जाएगा कि इन्होंने जो 50,000 कमाया फर्म ने, वो पैसे पे कमाया। पैसा कितना है? 5 लाख पार्टनर्स का है और इनका 2,000 है, 2 लाख है, टोटल कितना हो गया? 7 लाख। टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगा है? एक तो इसका लोन है 2 लाख रुपया, और पार्टनर्स की कैपिटल है 5 लाख, तो ये 7 लाख में 50,000 कमाया। तो इनको कितना मिलेगा 50,000 में? 50,000 में मिलेगा इनको 2 लाख में 7 लाख, कितना हो गया? ये कैंसल, ये कैंसल हो गया। 1 लाख डिवाइड बाई 7 कितना होता है ये? 14,000 कुछ होता है। करो 50,000 इंटू 2/7। 14286। तो इनको चॉइस है, या ये ले ले या ये ले ले, यहाँ पे चॉइस है, तो ऑब्वियसली वो क्या लेंगे? हायर 14286। समझ आई बात? नहीं आई समझ? सर ये फिर से रिपीट कीजिए, 50,000 इंटू क्या किया आप, मतलब इसकी फॉर्मूला बोले, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है इसको क्या किया ये। देखो, डिसीजन पार्टनर के जो लीगल हायर्स है उनको पार्टनरशिप एक्ट राइट देता है कि अगर इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, जो हम्म। रिमेनिंग पार्टनर है कंटिन्यू, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, तो आपका हम्म। जितना भी पैसा है वो आपके लोन अकाउंट में जाएगा, और हम्म। साल के एंड पे या तो आपको इस पे राइट है कि आप 6% इंटरेस्ट ले लो इनसे, हम्म। या जितना भी फर्म का प्रॉफिट आ गया हम्म। उसमें से आपको शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। बट शेयर आपको डिसीजन पार्टनर के प्रॉफिट शेयर रेशियो से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर है ही नहीं। जी। ये 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, जेड की डेथ होगी, इनका पहले था 5:3:2, हम्म। तो 2/10 नहीं होगा, हाँ। पीएसआर में नहीं होगा, क्योंकि ये तो पार्टनर है ही नहीं, इनका 5:3 है। इनको शेयर मिलेगा जो इनकी कैपिटल है,
मतलब जो इनका लोन है, जो इनका लोन है, तो इनका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, प्रॉफिट इनटू लोन अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस लोन अमाउंट, प्रपोर्शन ऑफ जो इसका लोन है टू द टोटल कैपिटल, उतने का उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। भाई हम प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पीएसआर में तो उन दो का डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, बट जो डिसीजन पार्टनर के लीगल हायर्स है इनको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, ऐसा बोल सकते हो आप। समझ आई बात कि नहीं आई समझ? जी सर, अब आया। कि कितना मिलेगा 50,000 का, उतना ही मिलेगा जितना आपका पैसा लगा है। टोटल फर्म में कितना पैसा लगा है, जो बाकी बचे पार्टनर है उनका 5 लाख आया, आपका 2 लाख लगा, क्योंकि इस 2 लाख जब आपने इसको नहीं दिया तो आप उन 2 लाख के पैसों से भी तो बिजनेस कर रहे हो ना, के 2 लाख से भी तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो उनको उनके पैसों के प्रपोर्शन में आपको फिर शेयर देना पड़ेगा, तो वो निकलेगा प्रॉफिट इनटू दियर अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, जी सर। ये एक तरीका है। एक कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और वो आपको हालांकि पढ़ना है सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको वो, मतलब इसमें एक ही कंसेप्ट बचा, वो आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। ताहिर आपको पता है कंसेप्ट, उसका नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या नाम है ताहिर? अच्छा क्लास इसमें यस सर। ये कंसेप्ट पढ़ा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का? नो सर। ये आपका 12th में नहीं है, तो इसको आप अगर लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो नॉट फॉर एग्जाम, बट मैं आपको ये कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कभी आपको जेल भी दिखेगा, आपके आप बोलोगे यार ये चीज तो हमें आती नहीं। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके कल दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जेएलपी वाला कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। ताहिर तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना पढ़ाया आप इतने मैच्योर हो, आप इसको समझ लोगे, ठीक है ना? तो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, बट आपके एग्जाम के लिए नहीं है जो 12th में पढ़ रहे हैं, पर अगर आप करना भी चाहो तो आपके लिए अच्छी बात है। देखो क्या होता है पार्टनरशिप में, कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, जैसे ये 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनको लगता है कि यार खुदा न खास्ता अगर कोई पार्टनर मर गया, अगर कोई पार्टनर मर गया तो उस वक्त हो सकता है हमें पैसों की जरूरत पड़े, क्योंकि अब उनके डिसीज पार्टनर को मतलब उनके घर वालों को भी देना है, तो उसका क्या करते हैं, ज्वाइंटली फर्म के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और उसको बोलते हैं जेएलपी। समझ आई बात? भाई हम में से हर कोई अपनी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है नहीं लेता है? इंश्योरेंस पॉलिसी पता है क्या होता है? रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी पता है क्या होता है? सब लोग अनम्यूट करो। जी सर, इंश्योरेंस जो पॉलिसी किसी पता है क्या चीज का होता है? कोई बंदा अपना इंश्योरेंस जी करता है वो पता है ना क्या होता है? सर। भाई मैंने अपनी जी जी। इंश्योरेंस, मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कर लिया, उसका उसमें क्या होता है, सपोज लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, खुदा न खास्ता सपोज मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की है, उसमें एक होता है उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। क्या होता है? सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड है सपोज 10 लाख रुपए, क्या है सम एश्योर्ड का मतलब? क्या है, खुदा न खास्ता अगर वो इंसिडेंट हो गया कि ये बंदा मर गया तो वो 10 लाख रुपए देंगे इंश्योरेंस वाले, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हर साल प्रीमियम देना होता है। क्या देना होता है? प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम देता है। सपोज इसमें एनुअल प्रीमियम है वो 30,000 है, और ये पॉलिसी है 25 साल की। इसमें क्या होता है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, कि हर साल मुझे 30,000 देना देना है हर साल, हाँ। और खुदा न खास्ता अगर मुझे कभी भी इन 25 सालों में डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जब भी डेथ होगी जो मेरे लीगल है उनको 10 लाख रुपए देगी, ठीक है? तो 25 सालों में देखो कितना अमाउंट बनता है, अगर वो 25 साल हमेशा देता रहा ये 30,000, 7 लाख 20 साल 50,000 20 साल कर लो इसको, सपोज 20 साल कर लो, तो 6 लाख हो गया। 6 लाख। तब भी वो 20 साल के बाद 10 लाख देंगे। समझ आई बात? ये ऐसे टिपिकल होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बट अब आप समझ लो ये तो इंडिविजुअल लाइफ में होता है, तो हर साल आप प्रीमियम देते हो, और लास्ट में अगर 20 साल में कभी भी डेथ होगी तो 10 लाख देते हैं, और आपको कुछ उनके लीगल आयर को कुछ नहीं देना होता है और प्रीमियम। सपोज 2 साल बाद ही डेथ हो गई तो बस इनने 60,000 दिए, उनको 10 लाख मिलेंगे। और अगर एंड हो गया पॉलिसी का पूरा टाइम अगर एंड हो गया, तो इनको ये अपने 10 लाख रुपए या जितना भी सम एश्योर्ड होगा वो वापस मिलेगा। सपोज यहाँ पे सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए।
अब सपोज फर्म के में ऐसा हुआ, इन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली 10 लाख की, ठीक है, उनको लगा कि सर खुदा इंश्योरेंस होता है मतलब, पार्टनर्स के लिए। हाँ ये जो हम ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी करते हैं ये हम कंपनी के लिए करते हैं कि खुद के लिए? ये हम कर रहे हैं फर्म के लिए। जी मतलब एक तो है कि मैं अपनी इंडियन इंडिविजुअल पॉलिसी ले लूं, वो आपका कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे समझना। इंडिविजुअल पॉलिसी ले ली मैंने, अपनी पैसे ले ली, मैंने सपोज हम 3 पार्टनर है, ए बी सी, मैंने अपना अब अलग से लाइफ इंश्योरेंस कर लिया, वो मेरा अलग हिसाब है, उसको मैं कैश दे दूं, प्रीमियम दे दूं, वो मेरा अलग खर्चा क्या है। जी जी अगर फर्म ने डिसाइड किया कि भाई हमारे पास 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, हम एलआईसी के पास गए, बोला कि हमारे फर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, आप हमें ऐसी पॉलिसी दे दो जिसमें हम तीनों का एश्योर्ड होगा कि खुदा न खास्ता अगर एक्स या वाई या जेड की डेथ हो गई, इंडिविजुअल लाइफ में क्या होता है भाई, एक्स ने इंश्योर कर दी पॉलिसी तो उसी की डेथ होगी तो तभी मिलेगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कि खुदा न खास्ता एक्स या वाई या जेड की डेथ होगी तो आप हमें 10 लाख रुपया दोगे, और एनुअल प्रीमियम क्या होता है, यहाँ पे आप एनुअल प्रीमियम ज्यादा रहता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा होता है। अब आपको क्या सीखना है, आपने अकाउंटिंग ऑफ जेएलपी सीखना है। आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ये कभी आएगा या आपको फ्यूचर में आना चाहिए ना ये चीज, तो मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ जेएलपी सिखाऊंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझ आया मैं आपको कहाँ ले रहा हूँ? जी सर। समझ आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में ले रहा हूँ आपको, कि अगर हम्म फर्म ने ऐसा चीज किया, उन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली है, तब क्या अकाउंटिंग करोगे? अब देखो आप क्या होता है, ये आपको समझ आया कि फर्म है एक्स वाई जेड, इन्होंने जेएलपी ली है। अब डिपेंड करता है कि ये जो जेएलपी का, अब जेएलपी है, ये आपको समझ आया, जेएलपी पॉलिसी है जिसमें आपको सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज और एनुअल प्रीमियम है 30,000, ठीक है। ठीक। इसमें आप अच्छे से कर लो, चाहो तो नोट कर लो अपनी कॉपी पे। अब इसके ट्रीटमेंट्स हैं वो 2 होते हैं, मैं पहले ट्रीटमेंट 1 दिखाता हूं। व्हेन केस नंबर 1, व्हेन जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, अगर आपने जेएलपी पे जो प्रीमियम दे दिया उसको एक्सपेंस ट्रीट किया, तब क्या एंट्री होगी? सपोज ईयर 1 में आपने प्रीमियम दे दिया 30,000, तो एंट्री क्या कर दी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम Okay. अकाउंट डेबिट 30,000, के मीन 1000 टू कैश 30,000, इसमें कोई डाउट? No sir. और 30,000 आपने क्या माना, ये एक्सपेंस माना कि एसेट माना? आपने बोला ये मेरा खर्चा Expense. है, आपने इसको एक्सपेंस माना। एक्सपेंस कहा जाता है ईयर 1 पे? Joint life policy. बेटा ये आपने ये एक्सपेंस माना ना, तो ये पीएनएल में जाएगा, अच्छा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। ये फर्म का पैसा है, ठीक है ना, तो आपने अगर इसको एक्सपेंस माना तो आप क्या करा लोगे, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, और खर्चे को लोगे पीएनएल में, ठीक है। हम्म यहां तक समझ आया? जी सर। इसको नोट करना साथ साथ में। सर कर रहे हैं। सपोज ईयर नंबर 2 हो गया, अब ईयर नंबर 2 में अगेन क्या हो गया, अब आपको प्रीमियम देने की बात आ गई, तो आप चेक दोगे या जो भी दोगे, आप एंट्री करोगे जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? ना। और फिर क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएल प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट आपने क्या माना, एक्सपेंस, क्या माना एक्सपेंस, और एक्सपेंस को पीएनएल में ले लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ना। ईयर 3 में क्या हुआ, ईयर 3 में क्या हुआ, खुदा ना खास्ता एक पार्टनर एक्स वाई और जेड थे, वाई मर गया, वाई मर गया, हाँ। ठीक है। हम्म अब क्या होगा, अब जो बचे पार्टनर है एक्स और जेड, ये किसके पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। क्या जाएंगे? हाँ। हम्म तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो, दे 10 दो। लाख हाँ। रुपया। ये 10 लाख का 10 लाख रुपया अब क्या हो गया, ये इनका फायदा हो गया। फायदा हो गया नहीं हो गया फायदा? हाँ। तो ये क्या करेंगे, अब अब कैश इंश्योरेंस आएगा। कंपनी को 10 लाख रुपया देंगे, कैश अकाउंट डेबिट तो JLP प्रीमियम अकाउंट 10 लाख रुपीज, और ये इनका फायदा हो गया, ये ट्रांसफर करेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ठीक है। हम्म, तो सपोज इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 5:3:2, तो एक्स को मिलेंगे 5 लाख, वाई को मिलेंगे 3 लाख, जेड को मिलेंगे 2 लाख। ये इनको पीएसआर में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। बट मरा कौन पार्टनर? वाई। अब इसको दो फायदे हो गए, एक तो इनको ऐसे फायदा हो गया, बट फायदा क्या हो गया यार, एक बंदे की तो जान चलेगी। इनको जो हिस्सा मिलेगा वो पीएसआर में मिलेगा, बट अल्टीमेटली आप देखो एक चीज अच्छी होगी, इनके पास 10 लाख का कैश आया। हाँ डिसीजन पार्टनर की जो बाकी कैपिटल बची थी, रिवाल्वेशन का, प्रॉफिट का, गुडविल का बटा, उसका जो भी सम बन जाता वो पार्टनर का, सपोज 7-8 लाख रुपया बनता, तो इनको क्या हो गया इस वक्त, इनको पैसों की वो नहीं पड़ा कि पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि इनको इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख रुपया दे दिए और इन्हें उठा के वो डिसीजन पार्टनर को दे दिए। डिसीजन पार्टनर को इससे 3 लाख ही मिलेगा। यहां से जो फायदा होगा वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जेएलपी से जो फायदा होगा वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट उससे भी बड़ा फायदा क्या होगा, आपको पास कैश आ जाएगा, जो कैश आप उसको डिसीजन पार्टनर को, डिसीजन पार्टनर के लीगल हायर्स को दे सकते हो। समझ आए ये बात? जी सर। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएसआर में, क्योंकि वो पीएसआर में ही तो अपना प्रीमियम दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं बोलना यहाँ पे वाई मर गया तो सारा वाई को दे दो, ये नहीं। बट कैश जो आएगा वो आप उसको दे सकते हो, बट इनकी कैपिटल में पीएसआर में वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अगर हमने इसको क्या माना था, इसको एक्सपेंस माना था। एक्सपेंस है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है, मैं क्लास में हूं ना, अभी क्लास खत्म तो नहीं हुआ ना? क्या? अरे मेरे को आ गया, यू हैव बीन लॉग्ड आउट। एनीवेज, अगर अब इन्होंने केस नंबर 2 है, व्हेन जेएलपी प्रीमियम, इज आई होप ट्रीटेड। आप उसको नोट कर रहे हो, हाँ मैं कर रहे हैं सर। सर एज इज ए सर। ट्रीटेड एज एन एसेट। अगर आप इसको एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हो तब क्या होगा? सर जब आपने प्रीमियम दे दिया, आवाज आ रही है ना मेरी? सर एक क्वेश्चन है वहाँ पे। मुझे इसको पूरा करने दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना ताहिर? जी सर। मुझे ये पूरा करने दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। अगर आप जेएलपी प्रीमियम को एसेट ट्रीट करते हो, मतलब एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हो, तब क्या एंट्री हो जाएगी? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। अब इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, बल्कि आपने इसको एसेट माना, आपने इसको एसेट एसेट माना। माना। यहां पे क्या होता था, यहां आप उसको एज एन एक्सपेंस मानते थे, यहां पे आप इसको एज एन एक्सपेंस मानते थे। एक्सपेंस होता है तो वो ट्रायल बैलेंस से कहा जाता है पीएनएल में, और एसेट होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो जब आपने इसको एज एन एसेट माना तो ये आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा, और ईयर 2 में अगेन जब आपने प्रीमियम दे दिया तो आपका एंट्री हो जाएगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 30,000। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट इस तरह से बनेगी, यहाँ पे एसेट साइड में आपको जेएलपी अकाउंट दिखेगा जिसमें बैलेंस होगा 60,000, ठीक है। तो जेएलपी अकाउंट जब 60,000 है, इसका मतलब क्या है कि जेएलपी में अभी तक आपने जो प्रीमियम्स दिए वो 60,000, आपने इसको एक्सपेंस नहीं माना है। अब क्या होगा, Y3 में जब इस पार्टनर की डेथ होगी, किसी भी पार्टनर की होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगा? 10 लाख रुपया। तो आपके पास कैश कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख। और उसमें से क्या चला जाएगा? ये जेएलपी जो एसेट था ये चला जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो जितना भी आपने प्रीमियम दिया वो उसके साथ राइट ऑफ कर लो 60,000, ठीक है। 10 लाख आ गया, उसमें से जो 60,000 आपके पास एसेट पड़ा हुआ था ये खत्म हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपने फिर वापस दे दी उनको जेएलपी। इसके बदले आपको मिलेगा 9,40,000 रुपीज फायदा, है ना। तो ये 9,40,000 का फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3:2 में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 9,40,000 इंटू 5/2, 4,70,000 इसका हो गया। देखो यही हो गया, कुछ और हो गया, 4,70,000। हाँ ठीक है। इसका कितना हुआ? $2,82,000। और उसका 1,88,000। 1,80,000। और फिर जो कैश आएगा वो आप उसको दोगे। यहाँ पे आपको अब डाउट हो सकता है ये चीज कि सर पहले केस में तो उनको ज्यादा मिला था,
यही था ना, पहले केस में तो उसको 5 लाख मिला था, उसको 3 मिला था, इसको 2 मिला था। यहाँ पे इनको कम मिला, कितना कम मिला मुझे बताओ। एक्स को कितना कम मिला, 30,000 कम मिला, इसको 18,000 कम मिला, इसको 12,000 कम मिला। मिला कि नहीं मिला? जब आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया था उस वक्त जितना भी पैसा मिला वो ज्यादा मिला, यहाँ पे कम क्यों मिला? उसका रीजन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? पहले केस में तो वहां पे उन्होंने वो ट्रीट किया था ना एक्सपेंस वहां जब पे। सर उन्होंने एक्सपेंस ट्रीट किया था तो वो एक्सपेंस तो राइट ऑफ हुआ होगा पीएनएल में, पीएनएल में राइट ऑफ हुआ तो पैसा उनको कम मिला होगा, प्रॉफिट कम मिला होगा। हम्म, तो प्रॉफिट कम मिला होगा तो किस रेशो में मिला होगा? वो 60,000 उन्होंने खर्चा मारा है, तो इनको तब उस केस में क्या हुआ होगा? उस केस में अगर इनको ठीक है, इनको 5 लाख मिल रहा है, पर 2 साल में इनका पीएनएल से प्रॉफिट कितना कम हुआ है? इससे 30,000 कम हुआ है। 60,000 जो राइट ऑफ किया होगा इसको 30,000 कम मिला होगा, इसको 18,000 कम मिला होगा, इसको 12,000 कम मिला होगा। तो नेट में देखो तो 5 लाख मिले, 30,000 का डेबिट हुआ 2 साल में, तो नेट में तो इसको यहाँ पे भी 4,70,000 मिल रहे हैं। समझ आई बात? तो अगर आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो आप पीएनएल में पहले ही राइट ऑफ करते हो, बैलेंस शीट में कुछ ऐसा नहीं दिखता, लास्ट में जितना भी प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में। और यहाँ पे क्योंकि आपने ऐसे ट्रीट किया था, जितना भी पैसा आया पहले ऐसे एडजस्ट करो उस एसेट के साथ, बाकी जो भी पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में इन पीएसआर। ठीक है, ताहिर जी आप सर। बताओ हमारा डाउट क्या था? सर ये केस 3 में जब आपने ये कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा था, हमें पहले ये लिखना है ना जरूरी कि कैश कहाँ से आया था। तो अब वो भी कर सकते हो, मैं वो भी करूंगा, देखो बेटा मैं ऐसे ही करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ नहीं नहीं पॉलिसी अकाउंट। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, ताहिर ने सही पॉइंट बोला। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करूं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस को, या ये भी नोट करो। अब ट्रीट करो जेएलपी अकाउंट। आप बोलोगे जेएलपी से आप पैसा ले रहा है, वो एक एसेट क्रिएट करो 10 लाख का, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एक्सेस कैपिटल टू वाइस टू किधर। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट करो। मैंने शॉर्टकट किया था, आप ऐसे भी कर दो। ठीक है, इससे जी क्लियर आ सर। रहा है? आप यस पहले सर। एसेट क्रिएट करोगे 10 लाख का, और उसका जो फायदा आएगा वो एक्स वाई और जेड को दोगे, फिर जाके जब कैश आएगा टू जेएलपी अकाउंट। ये आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, जैसे केस नंबर 2 है, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू जेएलपी 60,000, और जो वहां से प्रॉफिट आया प्रॉफिट ऑन जेएलपी करके बोलो, और प्रॉफिट ऑन जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में। ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी करके, और फिर जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, और इंश्योरेंस कंपनी जो कैश देगी तब एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी एक ही दिन में कैश ना दे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी जब वो कैश देगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? हाँ ताए, जी सर। ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर आप कभी कभी पॉलिसी को, एक चीज होता है, आप पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करते हो, क्या करते हो? सरेंडर करते हो, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो हर पॉलिसी में आता है कि अगर आप 1 साल प्रीमियम देने के बाद सरेंडर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 साल सरेंडर के बाद कितना मिलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल सरेंडर करने के बाद मिलेगा। मैच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा 10 लाख, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। क्या बोलते हैं? क्या? जो सम? मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी एश्योरेंस दी है, और हर साल जो आप प्रीमियम देते हो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इंश्योरेंस। और अगर आप सरेंडर करोगे कभी भी, उस वक्त आपको कितना पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। सपोज वो बोलेंगे 1 साल बाद अगर आप सरेंडर करो तो आपको मिलेगा 24,000। क्या मिलेगा? 24,000। 24,000। 2 साल बाद अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे सपोज 49,000। आपने कितने पैसे लगाए थे? आपने 30 लगाए थे, बट वो उससे कम पैसा देंगे, क्योंकि वो होता है आपको डिमोरलाइज करे कि आप पैसा ना निकालो, क्योंकि उनका भी तो नुकसान हो जाएगा ना। उनने सोचा कि आप 30,000 दोगे तो हम यहाँ लगाएंगे, आप 1 साल बाद आए कि भाई उनको ये पता है ना कि इसको तो 10 साल बाद देने हैं, और आप आगे 1 साल बाद के हमें दे दो, हम नहीं चाहते ये पॉलिसी कंटिन्यू करना। उसको बोलते हैं फिर आप सरेंडर करते हो, तो उसके तो वो डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए पैसा थोड़ा कम ही देते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कभी कि अगर 3 साल बाद आपने 60,000 दिया था और आपने सरेंडर कर लिया इसको, तो आपको तो कम पैसा मिलेगा, तो कम पैसे में तो आपको लॉस हो जाएगा।
अब अगर आपने एक्सपेंस ट्रीट किया था तो जितना भी पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर आपने ऐसे ट्रीट किया था तो आपने अगर 3 इंस्टॉलमेंट दी थी, तो सपोज आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी 60,000, बट आपने बोला हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा 50,000, तो आपको लॉस हो जाएगा 10,000 का, होगा ना? क्योंकि आपने इसको ऐसे ट्रीट किया था 60,000 का, अब आपको मिलेगा 50,000, तो 10,000 का लॉस होगा, तो लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर में। तो उस केस में एंट्री क्या होगी अगर आपने ऐसे ट्रीट किया था? तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000, तो जेएलपी, जेएलपी आपकी 60,000 की पड़ी हुई है, तो आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सरेंडर ऑफ जेएलपी डेबिट 10,000। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर। पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट 10,000। तो ये हमेशा लॉस होगा वो पार्टनर्स बियर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 देगी, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है? अल्लाह अल्लाह कैश। ये चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने जो आज कंसेप्ट था डिसीज पार्टनर में जितना भी शेयर कर रहा है, इसके सारे क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे, बट मैं कल 2-3 क्वेश्चन खुद दिखाऊंगा, ठीक है ना? परसों हम इंशाल्लाह फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी जो पूरा भी नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, बट आज मैंने जरूरी समझा कि मैं ये जेएलपी वाला कंसेप्ट भी बता दूं, कभी लाइफ में काम आएगा तब मुझे याद करोगे कि सर ने सर बता दी। जेएलपी पॉलिसी है ना, हाँ, पार्टनर के मरने के बाद ये फिर नए से करना पड़ता है? अब उनकी अपनी मर्जी है, वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती ना तब, क्योंकि कंडीशन ट्रिगर हो गई। अब उनके बाकी जो पार्टनर बचे उनकी अपनी मर्जी है, उनको नई जेएलपी करनी नहीं करनी, वो वाली जेएलपी क्लोज हो जाएगी, ठीक है? जी सर। और कोई डाउट? तो आप लोग अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर देना, बट मैं कल फिर भी 2-3 क्वेश्चन खुद दिखाऊंगा, बट आई विश कि आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो मैं सेशन को क्लोज करता हूँ क्योंकि आपकी फिर दूसरी क्लास भी है। ओके गुड सर। नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।